Hello, Namaste. Welcome to Author's Talk by Krishna, The Vault of Vishnu हिंदी ट्रांसलेशन के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं। एपिसोड 4। जनरल जय ठाकुर ने पाम को सम्मेलन की मेज के सबसे अंत में बैठने का इशारा किया। जब उसने अपनी जगह ली और एक असुविधाजनक कुर्सी पर खुद को आरामदायक बनाने का प्रयास किया, तो उसने महसूस किया कि सभी की निगाहें उस पर हैं। ठाकुर ने सभी सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध नीति की अनदेखी करते हुए सिगरेट जलाई। किसी को उनसे बहस करने का साहस नहीं होता था। वह एक गुस्सैल आदमी था, पूरी तरह से पुराने स्कूल का था और क्लिप्ड ऑक्सफोर्डियन टोन में बात करता था। हालांकि उसने उस पवित्र संस्थान के अंदर कदम नहीं रखा था। मजाक ये था कि वह न केवल अपने जूते पहनकर सोता था, बल्कि अंदर जाने से पहले अपने बैटमैन से उन पर पॉलिश भी करवाता था। समिति के पदेन सदस्यों के विपरीत जो सशस्त्र बलों या मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सेवा प्रमुख थे, ठाकुर की कुर्सी प्रधानमंत्री की मर्जी पर थी। ठाकुर ने 23 साल की उम्र में 1962 के भारत चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उन्हें 3900 अन्य लोगों के साथ युद्ध बंदी के रूप में पकड़ लिया गया था। तिब्बत में चोंगे मठ के पास एक युद्ध बंदी शिविर में रखा गया था और अनंत वे सुरक्षित वापस आ गए थे, एक युद्ध नायक के रूप में नहीं, बल्कि निश्चित रूप से उन कई बहादुर सैनिकों में से एक के रूप में जिन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं की धोखाधड़ी के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उनके विशाल अनुभव और देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को देखते हुए किसी भी प्रधानमंत्री ने उन्हें समिति से सेवानिवृत्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा। भले ही वह 80 वर्ष के थे। सर्वसम्मति यह कि सेना, नौसेना और वायुसेना को एकजुट रखने के लिए ठाकुर से अधिक योग्य कोई नहीं था। इसके अलावा वे चीन के मुखर आलोचक थे। अब कई वर्षों से वे पाकिस्तान से चीन पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। किसी और के ध्यान में आने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बीच मधुर संबंधों की भविष्यवाणी कर दी थी। ठाकुर ने कई प्रशासनों के माध्यम से दबाव बनाए रखा और सरकार को लगातार आगाह किया। भारत चीन सीमा पर किसी भी लापरवाही के खिलाफ वह अक्सर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान रणनीतिकार चाणक्य का हवाला देते थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि अंतिम पैसे तक कर्ज चुकाया जाना चाहिए और दुश्मन को अंतिम निशान तक खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि चीनियों ने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था, जबकि भारतीयों ने संत्युज की द आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। ठाकुर ने सेना प्रमुख की ओर सिर हिलाया, जिन्होंने पाम के लिए प्रासंगिक फुटेज को दोबारा चलाया। फील्ड कैमरों द्वारा कैद किए गए नरसंहार को देखकर उसके पेट में दर्द हो रहा था। दुश्मन सेना के पास न केवल भारी मात्रा में, बल्कि ताकत, ऊर्जा, चपलता, प्रशिक्षण
और उपकरण भी थे। पाम को पता था कि भारतीय सेनाओं का इन विशिष्ट चीनी कमांडो इकाइयों से कोई मुकाबला नहीं है। सेना प्रमुख ने वीडियो तुरंत बंद कर दी। विंग कमांडर खुराना ठाकुर ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, हाँ सर। जब वह उसकी ओर मुड़ी तो उसने यंत्रवत उत्तर दिया। ठाकुर ने कहा, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन लोगों को कैसे प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से हमें उनकी कमज़ोरियों, यदि कोई हो, को जानने की ज़रूरत है। हमें ये भी जांचना चाहिए कि इसी तरह की तकनीक हमारे अपने लोगों के लिए तेज़ी से खरीदी जा सकती है। चीनी लाभ को कम किया जाना चाहिए। क्या हम बफर जोन से परे उनके शिविरों को निष्क्रिय करने के लिए वायु शक्ति का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं? पाम ने पूछा। कोई विकल्प नहीं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल की वायु सेना 1996 से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण कर रही है। हमारा अनुमान है कि ऐसे विमानों की संख्या लगभग 700 है, जिसमें घातक Su-30 MKK बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट भी शामिल हैं। दूसरी ओर हमारी वायुसेना पर MiG-21 और 23 जैसे अप्रचलित दूसरी ओर तीसरी पीढ़ी के विमानों का भारी बोझ बना हुआ है। हवा में चीन हमसे कई आगे है शक्तियों में। यदि वे हमारे खिलाफ वायु शक्ति का उपयोग करने से बच रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाना मूर्खतापूर्ण होगा। 1962 में हमारे पास उनसे अधिक मजबूत वायु शक्ति थी और हमने मूर्खतापूर्वक इसका उपयोग करने से परहेज किया। इस बार हमें उल्टी गलती नहीं करनी चाहिए। ठाकुर के मिग के जिक्र से उसे भयावह दिन की यादें ताज़ा हो गईं, जब पाम को विमान से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि उसका विमान खराब था। ठाकुर ने कहा, हालांकि भारतीय जनता जानती है कि डोकलाम में झड़पें हुई हैं, लेकिन नरसंहार की सीमा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जोश से भरे समाचार चैनल भी हाल की घटना को झड़प बता रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि चीन भी इसे कम महत्व दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीनी राष्ट्रपति को तनाव बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? पाम ने पूछा। पहले हमला क्यों? ठाकुर ने बताया, चीन में भारत की तरह ही अलग अलग कैंप हैं। किसी भी मामले में यदि नरसंहार की सीमा सार्वजनिक की गई तो ये हमारे सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए भी मनोबल गिराने वाला होगा। इतनी बड़ी कहानी को कोई कैसे छुपा सकता है? डोकलाम की उजाड़ प्रकृति को देखते हुए हम लड़ाई के कुछ तत्वों को छिपाने में कामयाब रहे हैं। गोपनीयता की शपथ के तहत परिवारों को लाशें लौटाई जा रही हैं, जिसमें उनकी चुप्पी से जुड़ा एक बड़ा भुगतान शामिल है। लेकिन मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा कि समय क्यों महत्वपूर्ण है। हमें आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि हम चीन की स्थलीय शक्ति से कैसे शीघ्रता से मुकाबला कर सकते हैं। मैं DRDO में काम करता हूँ। आप जानते हैं कि ये एक तकनीकी संगठन है, पाम ने उत्तर दिया। मुझे न तो खुफिया सेवाओं का समर्थन है और न ही पुलिस संसाधनों का।
सर, कम से कम आपको मुझे अन्य एजेंसियों से खुफिया इनपुट उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। आप मुझसे इससे अंधे होकर उड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक असहज सन्नाटा था। ठाकुर को प्रतिवाद करने की आदत नहीं थी, वह भी किसी महिला से कम के द्वारा, उसकी उम्र के आधे से भी ज़्यादा। उसके चेहरे पर क्रोध की लाली सब कुछ कह गई, लेकिन ये केवल एक क्षण तक ही रही। आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो में एक अस्थायी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास पूछताछ के दौरान तलाशी और गिरफ्तारी की पुलिस शक्तियां होंगी, लेकिन इस मामले को अनिवार्य रूप से दबाकर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आप इस बारे में किसी और से चर्चा नहीं कर सकते। जैसे ही प्रासंगिक खुफिया जानकारी हम तक पहुंचेगी, हम उसे साझा करेंगे, लेकिन अधिकांश भाग के लिए आपको ये विचार करना चाहिए कि आप अपने दम पर हैं। हर किसी के साथ, मेरा मतलब है, एक मुखबिर के रूप में व्यवहार करें। यह एक जोरदार आदेश था, कोई सुझाव या अनुरोध नहीं। पाम को एहसास हुआ कि ठाकुर का सतर्क रहना पूरी तरह गलत नहीं था। हाल के वर्षों में खुफिया जानकारी लीक होने की लहर चल पड़ी थी और वह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सोच रही थी कि क्या वह अपनी किस्मत को और आगे बढ़ा सकती है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, उसने प्रतिवाद किया। मुझे प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। मैं उनमें से एक हो सकती हूँ जो उनसे निकले डेटा का विश्लेषण करती है, लेकिन मैं वह नहीं बन सकती। आपको मुझे एक टीम बनाने की अनुमति देनी होगी जिसके साथ मैं काम कर सकूं। ठाकुर ने सिर हिलाया। काफ़ी उचित। हमें पहले से नामों की एक सूची प्रदान करें, एक सर्कल जिसके भीतर ये चर्चा रहेगी। पाम एक तत्काल जांच में नौकरशाही की निरर्थकता के बारे में और बहस करने की इच्छुक थी, लेकिन वह पीछे हट गई। उसने मन ही मन सोचा, अपने गोला बारूद का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने पाउडर को सूखा रखें। बीजिंग शहर के तियानमेन चौक के पूर्वी हिस्से में एक विशाल संरचना में चीन की राष्ट्रीय पुलिस कमान स्थित है। उसके बगल में एक इमारत थी जिसकी 24 घंटे भारी हथियारों से लैस पुलिस द्वारा सुरक्षा की जाती थी। कोई जो आंगतुंग कुछ सेकंड से अधिक समय तक इधर उधर घूमता रहता था, उसे नियमित रूप से भगा दिया जाता था या उठा लिया जाता था। अंदर जाना और भी कठिन काम था। पूर्ण सहित कई स्तरों की सुरक्षा जांच को पार करने की आवश्यकता होती है। अंदर या बाहर जाने के लिए बॉडी स्कैन, सभी दरवाजे बायोमेट्रिक पहुंच से सुरक्षित थे जो हर प्रवेश और निकास को रिकॉर्ड करते थे। इमारत के केंद्र में एक लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता था जो पृथ्वी की गहराई में 5 मंजिल तक उतरती थी। एक उच्च तकनीक वाली प्रयोगशाला थी जो भूकंप, बाढ़ और परमाणु विस्फोटों का विरोध कर सकती थी। संरचना की नींव कुंडल स्प्रिंग्स पर बनाई गई थी ताकि सबसे तीव्र कंपन को भी अवशोषित किया जा सके। कंक्रीट के स्तंभ, बीम और दीवारें कई फीट मोटी थीं
जो किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का सामना करने के लिए इंजीनियरिंग की गई थी। बाढ़ की स्थिति में तुरंत पानी निकलने के लिए बड़े टर्बो पंप चुपचाप स्टैंड बाय पर खड़े थे। पूरी संरचना को धातु प्रबलित जाल के एक फ्रेम पर 1 इंच के प्लास्टर में स्तरित किया गया था। इस प्रकार अत्यधिक आग निवारक क्षमताओं को जोड़ा गया था। हालांकि सुविधा के अंदर शांति का सागर था। एक शांत वातावरण नियंत्रण प्रणाली ने तापमान को आरामदायक 22 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित किया। वायु संचालन प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि बासी हवा बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा रखा जाए। कृत्रिम प्रकाश ने बाहरी वातावरण की नकल की ताकि वहां काम करने वालों की बायोरिदम को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आए बिना घंटों और दिनों के बावजूद सामान्य रखा जा सके। मुख्य प्रयोगशाला के अलावा जो 2 लाख वर्ग फुट में फैली हुई थी, वहां स्लीपिंग पॉड, एक 24/7 कैफेटेरिया, एक पुस्तकालय, जिम, स्विमिंग पूल, शावर और एक सुविधा स्टोर थे। ये सब इसलिए ताकि श्रमिकों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। कांच की दीवार वाले खंड के अंदर एरकिन चोंग नाम का एक वैज्ञानिक एक बख्तरबंद दीवार के पीछे एक रोबोट को नियंत्रित करने के लिए स्पर्श संवेदनशील जॉयस्टिक का उपयोग कर रहा था। एरकिन की उम्र 40 के आसपास थी और उसका स्वभाव घबराया हुआ था और वह लगातार बेचैन रहता था। वह अपने मोटे बड़ी होली शैली के चश्मे और पतले पीछे के बालों के साथ एक दुबले पतले बेवकूफ़ की छवि में बैठता था। उसकी शर्ट की जेब से कई रंगीन पेन निकले हुए थे। एरकिन जिन टीमों की देखभाल करते थे, उनमें से एक को एडेप्टेबल डिज़ाइन आर्टिफिशियल मैनपावर के नाम से जाना जाता था। एरकिन ने अपने रोबोट को विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से चेकलिस्ट पर आइटम हटा दिया। लेफ्ट किक, राइट किक, लेफ्ट जैब, राइट जैब, अपर कट, बैक स्लिप, जंप, लीप, मोड़, चढ़ना, रोल करना। सूची लंबी थी। उसने रोबोट की ओर देखा और आ भरी। उसके घुटने घबराहट से कांपने लगे। प्रगति अच्छी थी, लेकिन एडम को पूर्ण बनाने में कई साल लगेंगे। कुछ साल पहले चीनी राष्ट्रपति ने विनिर्माण क्षेत्र में रोबोट क्रांति का आह्वान किया था। इससे उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों में तेजी आई। चीन ने 1 वर्ष के भीतर 87,000 औद्योगिक रोबोट जोड़े, जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त आंकड़े से थोड़ा कम है। एप्पल के आईफोन के प्राथमिक निर्माता फॉक्सकॉन ने जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या 1/3 कम कर दी थी, क्योंकि इसने फॉक्सबॉट्स को नियोजित किया था, जो सामान को स्प्रे, प्रेस, असेंबल, डिसेंबल, वेल्ड, पैक और ट्रैक कर सकता था। विनिर्माण क्षेत्र में रोबोटिक विकास की व्यस्त गति ने रक्षा की दुनिया में अनुप्रयोगों के द्वार खोल दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत अनुसंधान सुविधा का निर्माण हुआ। रोबोट गुलाम थे और अधिकांश
महान सभ्यताएं गुलाम श्रम के दम पर विकसित हुई थीं। रोबोटों को छुट्टियां या घंटों की छुट्टी की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें किसी वेतन की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें कभी भी मूड बदलाव का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन एरकिन कड़वी सच्चाई जानते थे। मनुष्यों की नकल करने वाली मशीन प्राप्त करना असाधारण रूप से कठिन था। इंसानों से मशीनों की नकल करवाना थोड़ा आसान था। अनुसंधान दल अपने काम में लगा रहा। बड़े काले बोल्टों से उन्हें देख रही आँखों से अनभिज्ञ था, जो सुविधा के स्तंभों और बीमों को अपनी जगह पर रखे हुए थे। यदि उन्होंने थोड़ा करीब से देखा होता तो उन्होंने देखा होता कि प्रत्येक बोल्ट में एक सूक्ष्म कैमरा था। वहाँ कोई ब्लाइंड स्पॉट ही नहीं था। सुविधा के हर हिस्से का लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा था और हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा था। एरकिन ने जॉयस्टिक नियंत्रण को बंद कर दिया और बॉडी सेंसर को सक्रिय कर दिया। टीम का एक युवा सदस्य आगे बढ़ा और एरकिन ने उसे कई सेंसरों से बांध दिया। आदमी विभिन्न दिनचर्याएं करने लगा। रोबोट ने लगभग एक साथ ईमानदारी से उनकी नकल की। समय समय पर एरकिन अपने कंसोल पर एक बूस्ट बटन दबाता था और रोबोट मानव की कार्रवाई को बढ़ाता था। एक वीडियो गेम चीट कुंजी की तरह, जो अवतार की गतिविधियों में एक टर्बोचार्ज जोड़ता है। ठीक है, आइए वॉइस मोड आजमाएं, एरकिन ने बॉडी सेंसर बंद करते हुए कहा। रोबोट ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, प्रत्येक कमांड को पूरी तरह से समझा और उसे त्रुटिहीन ढंग से निष्पादित किया। एरकिन ने अल मोड पर स्विच किया। रोबोट गतियों के पहले भाग को पूरी तरह से पार कर गया, लेकिन फिर इसने अचानक अपनी दिनचर्या बंद कर दी। एरकिन ने रोबोट को वापस अपने रास्ते पर लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजने के लिए अपनी नियंत्रण इकाई का संचालन किया और फिर मशीन खराब हो गई। ये लगभग गुस्से जैसा था। उसने अपनी मुट्ठियों से दीवार को पटकना शुरू कर दिया। हर झटके से कमरा हिल गया। जब प्रहारों का वांछित परिणाम नहीं निकला तो रोबोट ने उस इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे को लात मारना शुरू कर दिया जो उसे एरकिन से अलग करता था। एरकिन ने जल्दी से बिजली काटकर रोबोट को निष्क्रिय कर दिया और मन ही मन कोसने लगा। ये 11वीं बार था जब बग सामने आया था। उन्होंने कोड के महत्वपूर्ण हिस्सों को दोबारा लिखने सहित हर संभव सुधार की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सिर अपने हाथों में लेकर वह चुपचाप बैठा रहा और सोच रहा था कि वह बुझोंग को क्या रिपोर्ट करेगा। उन पर पहले से ही परिणाम देने का भारी दबाव था। आखिरी ब्रीफिंग में बुझोंग ने प्रगति के कमी के लिए सज़ा के रूप में एरकिन को पुनः शिक्षा शिविर में बंद करने की धमकी भी दी थी, लेकिन एरकिन को पता था कि ये एक खोखली धमकी है। उनकी 2 शीर्ष गुप्त परियोजनाओं के बारे में जितना वह जानता था, उतना कोई और नहीं जानता था। एरकिन की अनुपस्थिति में क्या प्रगति, क्या बुझांग बनाएगा? एरकिन ने इसे जाल में फंसने के लिए खुद को कोसा। वह खड़ा हुआ और कोमल
प्रवाहपूर्ण गतियों का उपयोग करते हुए कुछ ताइची चालें चलाईं। स्पष्टता की स्थिति वापस लाने के लिए उसका दिमाग स्वतः ही अपने स्वरूप को केंद्रित हो गया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उन बगों की विधिवत समीक्षा करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पिछले दिन ठीक किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह दोनों परियोजनाओं में कम से कम एक को पूरा कर सकेंगे, शायद ईवी अगर एडम नहीं। पाम ने अपने टैबलेट पर फुटेज को 100वीं बार देखा। हर बार जब उसने इसकी समीक्षा की तो उसे यकीन हो गया कि वे मनुष्यों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे। ठीक है, वे इंसान नहीं हैं, लेकिन फिर वे वास्तव में क्या हैं? उनका कार्यालय राजाजी मार्ग पर डीआरडीओ भवन में एक छोटा सा था। वह अपनी मेज पर बैठी और उसके ऊपर रखे पिनअप बोर्ड को देखने लगी। बोर्ड में सामान्य चीज़ें थीं। एक समय योजनाकार, अनुस्मारक, पोस्ट इट नोट्स और कुछ तस्वीरें। उसने एक तस्वीर देखी जिसमें थाईलैंड में एक सेमिनार में प्रतिभागियों का एक समूह एक बौद्ध मंदिर के सामने खड़ा दिख रहा था। उसने पुआल टोपी और धूप का चश्मा पहन रखा था। उसके बगल में नेवी ब्लू टी शर्ट और सफ़ेद गोल्फ कैप पहन के एक आदमी उसके कंधों पर हाथ रखकर खड़ा था। मार्क रिचर्ड्स। पाम के दिमाग में कुछ खटका। मेरा प्रिय व्यक्ति मार्क है। ये जांच वास्तव में उनकी मदद से हो सकती है। मार्क सेंटर फॉर बायो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड टेरेन नामक कंपनी के प्रमुख थे। सीबीटीटी, डीआरडीओ और इजराइल की एक्सटेक के बीच एक संयुक्त उद्यम था जो दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रौद्योगिकी फर्मों में से एक है, जिसका मुख्यालय तेल अवीव में है। भारत और इजराइल के बीच संबंध इस तथ्य के कारण संवेदनशील और महत्वपूर्ण थे कि भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन तालमेल रडार के तहत संचालित ताकि इस्लामिक दुनिया के साथ भारत की दोस्ती बरकरार रहे। सीबीटीटी ने चुपचाप काम किया और अपने कर्मचारियों को कभी भी इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी कि उन्होंने क्या किया। कई वरिष्ठ अधिकारियों को तब पद छोड़ने के आदेश मिले जब वे अविवेकपूर्ण साबित हुए। एक्सटेक के चेयरमैन कहते थे, यहाँ तक कि अगर एक मछली भी अपना मुंह बंद रखे तो उसे परेशानी नहीं होगी। विवेक प्रमुख था। एक ही प्रौद्योगिकी सेमिनार और सम्मेलन में भाग लेने के दौरान पाम और मार्क दोस्त बन गए थे। ये दोनों अलग अलग तरीकों से डीआरडीओ से जुड़े हुए थे। मार्क एक पूर्व मरीन, पूर्व CIA व्यक्ति थे जिन्होंने एजेंसी में अपने कार्यालय के दौरान थाईलैंड, कंबोडिया, चीन और वियतनाम में कार्यभार संभाला था। उनके करियर पर उनकी शादी का असर पड़ा, जो अंत में एक भयानक तलाक में समाप्त हुई, और फिर आखिरी झटका उन्हें ल्यूकेमिया का पता चला। लेकिन मार्क एक योद्धा थे। कीमोथेरेपी के कई दौर से गुजरने के दौरान भी वे नर्सों के साथ मजाक करते थे। आज आप कैसे हैं, मिस्टर रिचर्ड्स? स्लो ऑन कैटरिंग की सुंदर नर्स पर्दे खोलते समय उससे पूछती थी। मैं कल बेहतर हो रहा था,
वह जवाब देता था। लेकिन आज नर्स के लिए मेरी हालत खराब हो गई है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मार्क पूरी तरह से ठीक हो गया और सुंदर नर्स के साथ डेट पर भी गया। कुछ महीने बाद उन्हें एक्सटेक द्वारा एक प्रौद्योगिकी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो क्षेत्र में सशस्त्र लड़ाकों के लिए बाधाओं में सुधार कर सकती थी। वेस्ट पॉइंट से इंजीनियरिंग की डिग्री, युद्ध के अनुभव और भू राजनीति की गहरी समझ के कारण मार्क इस पद के लिए आदर्श व्यक्ति थे। मार्क उस पहले एक्सटेक साक्षात्कार को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने उस पर जो दस्तावेज संकलित किया था वह 2 इंच मोटा था। वस्तुतः उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। पहले से ही पता है। उन्हें मेरा साक्षात्कार लेने की आवश्यकता ही क्यों है? उसे आश्चर्य हुआ था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि साक्षात्कार उन्हें एक्सटेक में शामिल होने के लिए एक मार्केटिंग पेच था। एक्सटेक के सबसे बड़े ग्राहकों में भारतीय सशस्त्र बल थे, जिसमें 1.4 मिलियन सक्रिय कर्मी और 2.1 मिलियन रिजर्व थे। नई नौकरी का मतलब नई दिल्ली में स्थानांतरित होना था और उनके डॉक्टर उनका स्वास्थ्य पर शहर के प्रदूषित हवा के प्रभाव को लेकर चिंतित थे। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही महत्वपूर्ण बदलाव था जिसकी मार्क को तलाश थी। वह सख्त तौर पर अतीत को पीछे छोड़ना चाहता था। वह सब कुछ भूल जाना चाहता था जो उसने किया था। वह सब कुछ भूल जाना चाहता था और जो कुछ घटित हुआ था, यहाँ तक कि उन भयानक दुष्प्रभावों को भी भूल जाना चाहता था जो उसे सोते समय परेशान करते थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्परता से स्वीकार कर लिया। मार्क के तहत सीबीटीटी एक ऐसे विशाल समूह में बदल गया जिसने मानव मशीन संपर्क और पूर्व अनुमानित विश्लेषण और स्वादालन के सभी क्षेत्रों में विस्तार किया। इसमें ऐसे उत्पाद शामिल थे जो जमीन, समुद्र और हवा में युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते थे। भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए केवल सेक्सी और ठोस प्रासंगिकता वाली प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर करने की मार्क की सहज क्षमता ने उन्हें सीबीटीटी में अपरिहार्य बना दिया। ये अक्सर अपने सहकर्मियों से मजाक करते थे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करना आसान है, लेकिन प्राकृतिक मानवीय मूर्खता का मुकाबला करना कहीं अधिक कठिन है। पाम ने ग्रुप स्नैपशॉट को फिर से देखा और झिझकते हुए अपने डेस्क पर रखे फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाया। इस बात से इनकार नहीं है कि मार्क एक आकर्षक व्यक्ति थे। सुनहरे बालों और एथलीट कदकाठी के थे। साथ वह लगभग 50 वर्ष का था। उसकी नाक पर कछुए की सीप का एक जोड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी कई एक जैसी नेवी ब्लू टी-शर्ट में से एक पहनी थी, बिल्कुल स्टीव जॉब्स की वर्दी की तरह। 1 साल पहले पॉम और मार्क की मुलाकात गोवा में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। 13 साल की उम्र का अंतर पूरी तरह से महत्वहीन साबित हुआ, क्योंकि इससे पता चला कि वह आपस में जुड़े हुए थे। हर स्तर सम्मेलन की आखिरी शाम में बहुत अधिक शराब पी गई
और एक जोशीली रात साझी बिस्तर पर बिताई गई। दोनों उसे मुठभेड़ को अपने पीछे छोड़ने पर सहमत हुए थे। इस प्रकार जटिलताओं से बच गए थे। उन दोनों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन अफसोस की भावना बनी रही कि ये एक साथ बिताए गए समय के लिए था या उसके बाद रास्ते अलग होने के लिए। ये अनिश्चित था। पाम को यकीन नहीं था कि आखिरकार मार्क को कॉल करना इतना अच्छा विचार था। उसने उसका नंबर डायल किए बिना हैंडसेट पकड़ लिया। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? उसकी कोहनी उसके टैबलेट की स्क्रीन को छू गई। हमले का वीडियो फिर से चलने लगा। अगर मैंने इसका पता नहीं लगाया तो ये नरसंहार दोहराया जा सकता है। उसने अपना मन बना लिया। व्यक्तिगत भावनाएं आड़े नहीं आ सकती। ठाकुर की स्वीकृति या अस्वीकृति के बावजूद उसे मार्क की मदद की ज़रूरत थी, और इसकी परवाह किए बिना कि ये उसके जीवन को कितना जटिल बना सकता है। जब पाम गुड़गांव में सीबीटीटी के कब्जे वाली इमारत में पहुंचा तो लॉबी सुरक्षा गार्डों से भरी हुई थी। वे मेटल डिटेक्टर से गुजरी और फिर इलेक्ट्रॉनिक छड़ी से उसकी जांच की गई। लिफ्ट तक पहुंचाने में उसे पूरे 10 मिनट लग गए। 15वीं मंजिल पर कदम रखते हुए पाम ने पॉलिश कंक्रीट टाइल्स, चमचमाते स्टेनलेस स्टील फर्नीचर, गहरे रंग की लकड़ी और आधुनिक कला की दुनिया में प्रवेश किया। ऐश्वर्य डराने वाला था। उसने सोचा, यहाँ की झाड़ू कोठरी शायद मेरे कार्यालय से बड़ी है। मार्क की सेक्रेटरी रिसेप्शन के पास उनका इंतज़ार कर रही थी। एक मोटी महिला जिसके बाल कसकर जूड़े में थे। वे पाम को गलियारे में तब तक ले गई जब तक कि वे एक बड़े कोने के सम्मेलन कक्ष में नहीं पहुंच गए, जहां से व्यापारिक जिले के अन्य चमचमाते टावरों का शानदार दृश्य दिखाई देता था। वह एक क्षण में आपके साथ होगा, उसने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद करते हुए घोषणा की। मार्क 1 मिनट से भी कम समय बाद अंदर आया। कोई भी प्रारंभिक अजीबता उसके स्नेहपूर्ण आलिंगन और आकस्मिक व्यवहार से तुरंत दूर हो गई। पाम को राहत मिली। ये जानकर अच्छा लगा कि मार्क ने उस रात को उनके पीछे छोड़ दिया था। वे मेज के शीर्ष पर एक दूसरे के समकोण बैठे, जबकि सचिव उनके लिए पानी और कॉफ़ी लेकर आया। मेरा भाग्यशाली दिन आपको यहाँ क्या लाया है? मार्क ने पूछा। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे देखकर प्रसन्न था। मुझे आपको बताना होगा कि मुझे आपके साथ इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, मार्क। पाम ने कहना शुरू किया। मामला अत्यंत गोपनीय है। अभी तक मेरे पास आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए अपेक्षित मंजूरी नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कमरा छोड़ दूं? मार्क ने मजाक किया। पाम के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो फिर गंभीर मामला है, उन्होंने कहा। ठीक है, स्काउट का सम्मान। सूचना आपकी स्वीकृति के लिए बिना इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। पाम ने अपना टैबलेट आस्तीन से निकाला और मार्क के लिए वीडियो चलाया। ये कहाँ हो रहा है? उसने पूछा। डोकलाम। ये सार्वजनिक जानकारी थी कि डोकलाम में झड़पें हुई थीं। जो बात आमतौर पर ज्ञात नहीं थी कि वह नरसंहार की सीमा थी। पाम ने कहा, मैं इसकी पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहूँगी।
मैं बस इतना चाहूँगी कि आप हमलावरों पर नज़र डालें। मैं उनकी विशालता, ताकत और चपलता से चकित हूँ। क्या ये सामान्य मानव सैनिक हैं या हम किसी और चीज़ से निपट सकते हैं? मार्क ने फुटेज को कई बार देखा। क्या आपने मोशन कैप्चर के बारे में सुना है? आपका मतलब एनिमेटेड फिल्मों से है? पाम ने पूछा। हाँ, मार्क ने कहा, ये मानव अभिनेताओं के कार्यों के रिकॉर्ड करने और फिल्मों के डिजिटल पात्रों को चेतन करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने की एक विधि है। प्रभावी रूप से एनिमेटेड आकृति एक जीवित अभिनेता के कार्यों की नकल करती है। इसका उस वीडियो से क्या लेना देना है जो मैंने आपको अभी दिखाया है? पाम ने भ्रमित होकर पूछा। यहाँ CBTT में हमने प्रक्रिया को उलटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हम एक ऑन स्क्रीन आकृति के कार्यों को देख सकते हैं और उन कार्यों को आदमकद डमी द्वारा निष्पादित कर सकते हैं। डमी एक के कार्यों को मापकर जिसके पास है मनुष्य के भौतिक गुण हम आपको बता सकते हैं कि क्या कार्य सामान्य मानव प्रयास के दायरे में है। अविश्वसनीय, पाम बुदबुदाई। तो इस फुटेज का रिवर्स मोशन कैप्चर करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मार्क सिर हिलाया। हमने हाल ही में एल्गोरिदम का एक सेट विकसित किया है जो इस तरह के प्रश्न का सटीक उत्तर देने के लिए लाखों गणनाएं कर सकता है। क्या हम इसे आजमाएं? वह खड़ा हुआ और पाम के लिए दरवाज़ा खुला रखा। वह गलियारे से होते हुए लिफ्ट तक वापस चले गए और उन्हें 15वीं मंजिल से 18वीं मंजिल तक ले गए। मार्क ने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह दिखने वाले टेक्नोलॉजी सूट का दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी हथेली स्कैनर पर रखी। एक दीवार पर स्क्रीन के किनारे थे जो आकर्षक हाई एंड सर्वरों के समूह से जुड़े हुए थे। कंसोल के अंत में इनपुट और आउटपुट के लिए टर्मिनल थे। स्क्रीन के पीछे एक कैमरा था जिसमें विभिन्न प्रकार के आदमकद डमी थे जिन्हें टर्मिनलों से सक्रिय किया जा सकता था। मार्क ने कमरे के एकमात्र टेक्नीशियन को भगा दिया। पाम को राहत थी कि वे उन लोगों की संख्या नहीं बढ़ा रहे थे जिन्हें लूप में लाने की ज़रूरत थी। उन्होंने पाम के टैबलेट में वीडियो को एक स्क्रीन पर स्ट्रीम किया और DB73 द्वारा चालों को दोहराने की अनुमति दी जो बारीकी से मेल खाने वाले डमी में से एक थी। एक समांतर स्क्रीन में डमी को रिवर्स मोशन कैप्चर की नकल करते हुए दिखाया गया। टर्मिनल स्क्रीन पर टॉर्क, विस्थापन, वेग, त्वरण शक्ति और गति की कई रीडिंग थीं। पाम को ये विकृत संख्याओं का एक समूह जैसा लग रहा था, लेकिन मार्क उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं संख्याओं को समझने के लिए टेक्नीशियन को बुलाऊंगा। इंटरकॉम उठाकर, सौभाग्य से हमें उसके साथ फुटेज साझा नहीं करना पड़ेगा। तकनीकी विशेषज्ञ वापस आया और टर्मिनल पर बैठ गया और बिना किसी प्रतिक्रिया के संख्याओं का अध्ययन करने लगा। क्या आपने कभी वीडियो गेम खेला है? उसने संख्याओं को घूरते हुए मार्क से पूछा। ज़रूर, मार्क ने उत्तर दिया। फोर्टनाइट, इसके बारे में सुना? मार्क ने कहा। आजकल शहर का हर बच्चा इससे खेलता नजर आता है। खेल के भीतर आपके पास प्रत्येक खिलाड़ी के लिए शक्ति स्तर नामक कुछ चीज़ें होती हैं
ये निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार के मिशन कर सकते हैं, आप कितने मजबूत होंगे और यहाँ तक कि विभिन्न मिशनों पर आपको किस प्रकार का अनुभव होगा। अन्य युद्ध खेलों में आपके पास चीट कुंजियाँ होती हैं जो एक साधारण किक या मुक्के से अधिक शक्ति प्रदान कर सकती हैं। पाम को आश्चर्य हुआ कि वह इसे लेकर कहाँ जा रहा था, इसलिए उसने पूछा। तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई लड़ाका अपनी प्रतिद्वंदी को लात मारता है तो हम जानते हैं कि संपर्क के क्षण में निचले पैर का कोणीय त्वरण अधिकतम होना चाहिए। यदि हम इन संख्याओं द्वारा उत्पन्न कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जड़ता का द्रव्यमान, क्षण, कोणीय गति और गति के तल को देखें तो वे सभी मनुष्यों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। तो क्या इन लड़ाकों की हर हरकत इंसानों से मेल खाती है? मार्क ने पूछा। तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा, हाँ, लेकिन अत्यधिक प्रवर्धित, जैसे कि किसी प्रकार का टर्बो बूस्ट लगाव किया गया हो। उनके कार्यों में शक्ति का अचानक उछाल अनुभवी मार्शल आर्ट चिकित्सकों के दायरे में भी परे हैं। पाम ने मार्क की ओर देखा। उसने असहाय होकर कंधे उचकाए। वे किसी समाधान के करीब नहीं थे। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में मुख्यालय रॉ प्रमुख ने अपने डेस्क पर फ़ोन उठाया। जया, क्या तुम मुझे देख सकती हो? उन्होंने मध्य दिल्ली में लोधी रोड के पेड़ों की चोटी पर अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए हैंडसेट से कहा। वेंकट थिरुमाला कुमार मंगलम को कभी भी उनके पूरे नाम से संदर्भित नहीं किया गया क्योंकि ये एक कौर था। रॉ और सरकार तथा खुफिया हलकों के लोग उसे बस वीटीके कहते थे। अधिकांश दस्तावेज़ों में उन्हें सचिव आर के रूप में संदर्भित किया गया था, एक उपाधि जिसे बहुत कम महत्व दिया गया था। पदनाम में आर का अर्थ केवल रिसर्च है और 1968 में आरएन द्वारा एजेंसी की स्थापना के बाद से रॉ के प्रत्येक प्रमुख ने उस अजीब और मामूली उपाधि को धारण किया था। काउ बीटीके व्यवसाय में एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने एजेंसी के साथ 21 साल से अधिक समय बिताया था। एक कमरे में जाना और उसे पूरी तरह से याद करना संभव था, लेकिन उसके नाम के क्षेत्र में ये एक फ़ायदा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उसके बाल कई साल पहले शायद काम के तनाव के कारण खराब हो गए थे। वह हमेशा खाकी पतलून और सफ़ेद बुशर्ट पहनते थे, यहाँ तक कि जब वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अंदर जाते थे तब भी वह पहनते थे। उसकी नाक पर एक मोटा चश्मा लगा हुआ था जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि कुछ भी उसके ध्यान से न छूटे। बीटीके का जन्म तमिलनाडु के कोडागराई गांव में एक गरीब किसान के घर हुआ था। ये निकटतम सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए हर दिन 3 घंटे पैदल चलते थे और फिर 3 घंटे वापस आते थे। उनका दृढ़ संकल्प जिला कलेक्टर के ध्यान में आया, जिन्होंने उनकी शिक्षा को प्रायोजित करने के लिए कदम उठाया। वीटीके ने अपना करियर भारतीय पुलिस सेवा में एक अधिकारी के रूप में शुरू किया था और फिर उन्हें रॉ में एक युवा एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।
अपने करियर के दौरान उन्होंने कराची, बीजिंग और मॉस्को जैसी मुश्किल विदेशी राजधानियों में सेवा की थी। रॉ की स्थापना 1968 में केवल 250 लोगों के साथ की गई थी, लेकिन तब से इसका विस्तार लगभग 8,000 एजेंटों तक हो गया है, लेकिन इसका स्टाफ और बजट गुप्त रहा। वीटीके ने सीधे प्रधानमंत्री को सूचना दी। वास्तव में रॉ को एक एजेंसी के रूप में नहीं, बल्कि कैबिनेट सचिवालय की एक शाखा के रूप में संरचित किया गया है। इसका मतलब ये है कि रॉ संसद के प्रति जवाबदेह नहीं थी और आसानी से सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर थी। अपने शुरुआती दिनों से ही जनता के लिए अज्ञात रॉ ने मोसाद इजराइल की बाहरी खुफिया एजेंसी के साथ एक गुप्त संबंध भी विकसित किया था। वीटीके ने अपने शुरुआती दिनों में तेल अवीव में एक प्रशिक्षण कार्यकाल पूरा किया था। जब उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने ऊपर देखा। जिस महिला ने कदम रखा, जया रॉय, रॉ की पुरानी सदस्य थी। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी, लेकिन सुबह के योग और उसके बाद लोधी गार्डन में 1 घंटे की सैर के कारण वे अविश्वसनीय रूप से फिट थीं। उनके कसकर खींचे हुए पीछे के बाल उसे एक सख्त स्कूल जैसा लुक दे रहे थे। वे वीटीके के सामने आगंतुकों की कुर्सियों में से एक पर बैठ गईं। जया का जन्म एक बौद्धिक और अकादमिक विचारधारा वाले बंगाली परिवार में हुआ था। नई भाषाएं सीखने की उनकी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन स्कूल से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई। 1990 के दशक में उनके 2 शोध पत्रों ने उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का ध्यान आकर्षित किया था, जो स्वयं बहुभाषी थे। समझौतों, भाषणों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रारूप तैयार करने से संबंधित कार्यों में सहायता के लिए युवा जया को शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल कर लिया गया। जब वे राव के अधीन काम कर रही थीं, तभी वीटीके की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री से उन्हें बख्शने का अनुरोध किया था और जया रॉ के लिए काम करने आई थी। ये एक अच्छा निर्णय था। पिछले कुछ दशकों में उन्हें दुनिया भर के विभिन्न भारतीय दूतावासों में रॉ की आंख और कान के रूप में तैनात किया गया था, जो अब गुप्त कार्रवाई और बुद्धिमत्ता की कला और विज्ञान दक्षिण पूर्व एशिया डेस्क की प्रमुख थी।